आप सभी का वेलकम मेरे चैनल पर। आज हम लोग फिर से पिछले क्लास के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी इंटीग्रेशन। पिछली बार हमने ये बात की थी कि इंटीग्रेशन होता क्या है और ये किस तरह से डिफरेंशिएशन से जुड़ा होता है, इसे कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं। मैं आपको रिकॉल कर दूं, जहां डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व को इंट्रोड्यूस करता है, जहां डिफरेंशिएशन किसी कर्व पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट के स्लोप को डिफाइन करता है, वही इंटीग्रेशन किसी कर्व के अंदर में जितना एरिया कवर किया जाता है उस कर्व के जरिए उस एरिया को मेजर करता है। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करके हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि वो फंक्शन कुछ देर पहले बीते हुए समय में किस दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके प्रोड्यूस किया गया होगा। हमने ये भी कहा था कि जब इंटीग्रेशन की लिमिट कंफर्म नहीं होते हैं तो एरिया भी कंफर्म नहीं होता है। इसका वैल्यू कोई भी रैंडम आंसर आ सकता है, इसके आंसर बारंबार बदलते रहते हैं। इंटीग्रेशन के अंतिम आंसर में जो कांस्टेंट सी हम ऐड करते हैं वो रियल नंबर तो होता है, लेकिन फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू कुछ भी होना पॉसिबल है। तो बिना लिमिट के किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर का नेचर बदलने की वजह से हम उसे अनिश्चित इंटीग्रेशन या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि आंसर यहां पर डेफिनिट नहीं होता है। ठीक है, इतनी बातें हो चुकी हैं और हम लोग उस क्लास से आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूं, इसके आगे चलता हूं। आज हम लोग इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं, ठीक है, उन पर बात करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। डिफरेंशिएशन जहां एक्स के पावर को पहले के कंपेयर में एक घटाता है, वही इंटीग्रेशन रिवर्सली उसे एक बढ़ाता है। डिफरेंशिएशन में पुरानी वाली पावर से, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई करते थे, एन एक्स पावर एन माइनस वन था। इंटीग्रेशन में आने वाली नई पावर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अंत में एक कांस्टेंट सी ऐड करेंगे, रियल नंबर। और एक बात यह है कि एन के सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं एज ए रियल नंबर सिवाय माइनस वन के। कारण यह कि माइनस वन जब आप लेकर यहां पुट करेंगे तो एक्स पावर माइनस वन प्लस वन जीरो अपॉन द सेम वैल्यू जीरो। ठीक है, तो एक्स पावर जीरो आपका वन हो जाएगा, तो वन अपॉन जीरो विल बी अनडिफाइंड। और किसी फंक्शन का इंटीग्रल कभी भी अनडिफाइन होना पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन नहीं आएगा बात अलग है, अनडिफाइन नहीं होगा। और सारे फंक्शन के इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होते हैं, मैंने आपसे कहा था। केवल हम उन्हीं फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं जो अतीत में बीते हुए समय में किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, तो एन का वैल्यू माइनस वन होना यहां पर, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है, अलाउड नहीं है। अगर मान लीजिए एन इक्वल्स टू माइनस वन हो ही जाए तब क्या होगा, यानी एक्स पावर माइनस वन हो जाए, ठीक है, इट मीन्स वन अपॉन एक्स हो जाए तब क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन के डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन का डेफिनेशन ये होता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि वन अपॉन एक्स दरअसल किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो वन अपॉन एक्स हम सभी जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब इसको एल एन एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और अंत में c ऐड करेंगे, ये अंडरस्टूड है, मैं ये बार बार आपको मेंशन, ठीक है, नहीं कर रहा हूं, ये अंडरस्टूड है, आप सभी जानते हैं। आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन ई पावर एक्स के बारे में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, ठीक है, इसमें कुछ और बातें भी आएंगी। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू माइनस सी पावर माइनस एक्स, और कांस्टेंट सी यहां पर एडेड है, ये बात अंडरस्टूड है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, ये होगा एक्स ब्रैकेट लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, यहां पर भी अंडरस्टूड है। ठीक है, बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स के बारे में। ठीक है, तो ये होगा ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ठीक है, ठीक है,
ध्यान रहे कि यहां पर ई जो है ये एक्सपोनेंशियल नंबर है, ई एक्सपोनेंशियल नंबर है जिसकी वैल्यू जो होती है ये 2 और 3 के बीच में होती है। ये नेचर में इरेशनल होता है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.01 के करीब आती है और इसकी वैल्यू हमेशा 2 और 3 के रेंज के अंदर ही लिमिटेड होती है। ठीक है, तो यहां पर ए जो है ये जनरल रियल नंबर है, इसका वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है। और खास बात यह कि ए कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगा, ए की वैल्यू हर कंडीशन में पॉजिटिव होना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर ये जीरो होगा तो लॉग जीरो विल बी मीनिंगलेस। ठीक है, आपके इंटीग्रल ये डिफाइन हो नहीं पाएगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो लॉग ऑफ एनी नेगेटिव नंबर ये भी अनडिफाइन होता है, तो इंटीग्रल ये डिफाइन हो नहीं पाएगा। तो ए के लिए कंडीशन अप्लाई है कि ए मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, ए कैन नॉट बी जीरो और कैन नॉट बी लेस देन जीरो। ठीक है, ठीक है, अब इसके आगे चलते हम लोग, मैं इसे इरेज करता हूं और कुछ और बताता हूं इसके बारे में। इंटीग्रल ऑफ मॉड एक्स डी एक्स, ये एक्स इंटू मॉड एक्स अपॉन 2 प्लस सी अंडरस्टूड है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। ठीक है, अगर इंटीग्रल साइन और डी के बीच में कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल मेंशन नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी के, ठीक है, राइट में दिया हुआ वेरिएबल होगा। मैंने कहा कि वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल ही होना चाहिए। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स एक्स होगा, वैसे ही इंटीग्रल ऑफ डी वाई वाई होगा। ठीक है, वैसे ही इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, थीटा यहां एंगल है जो कि वेरिएबल होगा किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी दो साइड के बीच में, तो ये वेरिएबल ही है। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ डी विद एनी वेरिएबल ये उसी वेरिएबल के इक्वल आएगा। ठीक है, ठीक है। एक बात और भी, इंटीग्रल ऑफ डी के क्या होगा? यहाँ के कांस्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ डी थ्री क्या होगा? यहां पर थ्री एक कांस्टेंट है। तो हम ये जानते हैं कि हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही कर सकते हैं। हम कोई भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कभी भी किसी कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में या कंपेयर में या किसी कांस्टेंट के टर्म में नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनको डिफाइन करना संभव नहीं है। ठीक है, हम कुछ और बातें करते हैं। जैसे अगर कोई एक्स का फंक्शन हो और उसे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना हो और उस फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट या रियल नंबर या कोई फिक्स वैल्यू एज ए कोफिशिएंट गुणांक के तौर पर दी हो, तो ऐसे 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 क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने का तरीका वही है जो इससे पहले लिमिट में या डिफरेंशिएशन में हुआ करता था। वहां पर हम लोग उस कांस्टेंट को लिमिट से या डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल करके, ठीक है, बचे हुए फंक्शन को हम लोग दिए हुए वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है, डिफरेंशिएट या उसकी लिमिट निकालते थे। तो वही काम हम यहां भी करेंगे। किसी फंक्शन के साथ में कोई भी नंबर या कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, अगर एज ए मल्टीपल या एज ए डिविजर मिलेगी, ठीक है, उनके नीचे अपॉन में, तो हम उससे बाहर निकाल करके बचे हुए फंक्शन को सॉल्व करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि डी और इंटीग्रल साइन के बीच में कोई एक्स का फंक्शन नहीं होगा, बल्कि एक नंबर या एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तब क्या करेंगे? तब भी हम उस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। ठीक है, और करने के बाद इंटीग्रल डी एक्स या इंटीग्रल डी वाई या जो भी वेरिएबल मेंशन होगा उसके फॉर्म में निकाल लेंगे। तो इंटीग्रल डी एक्स हम सभी जानते हैं एक्स होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी एक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लस सी वहां भी ऐड करेंगे, ये सी होने के बाद भी। ठीक है, और जो प्लस सी हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐसा नेसेसरी नहीं कि उस सी की वैल्यू इस सी से मैच करे। ठीक है, ये सी आपका 2 3 4 5 9 कुछ भी पॉसिबल है, और इस सी की वैल्यू उससे अलग होना बिल्कुल संभव है। ये बहुत ही अजीब बात होगी कि दोनों सी की वैल्यू एक हो जाए, ये एक नहीं होती है। ठीक है, इसलिए सी यहां से कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, बल्कि भ्रम से कंफ्यूज ना होने के लिए आप यहां सी नहीं बल्कि के ऐड करें। ठीक है, के भी यहां पर इंटीग्रल कांस्टेंट को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है, सेंस वही है, बस सिंबल इसके चेंज हो गए हैं। ठीक है, एक बात और भी है, ठीक है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल जब इसकी लिमिट मेंशन नहीं होती है तो जीरो होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है,
यहां तक ये जीरो का इंटीग्रेशन भी जीरो नहीं होता है, इसका इंटीग्रल सी होता है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि किसी कांस्टेंट सी का डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, तो उस डेफिनेशन के मुताबिक इंटीग्रल ऑफ जीरो कांस्टेंट सी होगा, और कांस्टेंट सी आने के बाद भी हम एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी ऐड कर सकते हैं। ये बात अलग है कि दो कांस्टेंट का समेशन या डिफरेंस एक कांस्टेंट ही होगा, इसलिए ये सी ही यहां पर सफिशियंट है, एक्स्ट्रा सी ऐड करने की नीड नहीं है, क्योंकि दो कांस्टेंट वैल्यू का सम या डिफरेंस, ठीक है, सिंबॉलिकली एक कांस्टेंट ही होता है, तो बात वही हो जाएगी यहां पर। ठीक, अब इसके आगे चलते हम लोग कुछ और देखते हैं। ठीक है, ठीक, और हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होगा। ठीक है, डी एक्स यहां पर अंडरस्टूड है। इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, ये कोसेक एक्स होता है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स ये कॉट एक्स होगा, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स होता है। ठीक है, हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये सेक एक्स होता है। ठीक है, ठीक है, और एक और आपका लास्ट है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये टेन एक्स होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा है डिफरेंशिएशन में कि जिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की स्पेलिंग का पहला अक्षर सी होता था, उन सभी के डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होता था। दरअसल वे डिक्रीजिंग फंक्शन होते थे, जिनका ग्राफ में सा डाउनवर्ड की तरफ में जाता था, यानी एंगल बढ़ने पर भी उनकी वैल्यू में सा डिक्रीज होती थी। इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां सिलेबस उल्टा है, यहां उल्टा रिएक्ट कर रहा है। यहां पर जिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के, ठीक है, इंटीग्रल के आंसर के स्पेलिंग का पहला अक्षर सी है, उन सब का साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स, इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, साथ में जिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के स्पेलिंग का पहला अक्षर सी नहीं है, उन सब के साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां उल्टा हो रहा है इसमें। ठीक है, ठीक, ये कुछ बेसिक्स आपके हो गए हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे। तो आज तक के लिए इतना है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद हम बेसिक क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर हम इसके नए नए बातों को जानेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में इंटीग्रेशन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ टी जानेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जानेंगे, इंटीग्रेशन ऑन द बेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही क्लास आगे चलती रहेगी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम सभी लोग।